अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस का पहला दौरा पाकिस्तान। क्या इस्लामाबाद और वाशिंगटन एक दूसरे की तवक्कुआत पर पूरे उतर सकते हैं? प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। इसराइल के लिए अमरीकी सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने पर गौर। When he makes his decision, he'll be the one to want to tell you, not me. अमरीका के छोटे शहरों में चीनी कंपनियों की आमद के असरात। There's things that we can learn from China. और मेड इन पाकिस्तान में एक अनोखा बैंक। हमें सुकून मिलता है खाने से, हमें कोई तकलीफ नहीं होती खाने से। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल के शहर तल अबीब में वाक़ अमरीकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। 1995 में मंजूर होने वाले एक अमरीकी कानून के तहत 60 की दिहाई से तल अबीब में कायम अमरीकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल होना है। ताहम माजी में अमरीकी सदूर सिक्योरिटी मसाइल के पेश नज़र इस मनसूबे को मुलतवी करते आए हैं। सहर माजिद इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। सहर, सदर ट्रंप अमरीकी सफारत खाना क्यों यरूशलेम मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं? साकिब, इसराइल अमेरिका के अहम इत्तेहादियों में से एक है और यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाना सदर ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए हुए वादों में से एक है। यरूशलेम को इसराइल अपना मरकज़ समझता है, लेकिन वहाँ किसी भी मुल्क की एम्बेसी वाक़ नहीं है क्योंकि बैनुल अक़वामी बिरादरी इस खित्ते को अमन व अमान के हवाले से तशवीशनाक समझती है। वाइट हाउस के सीनियर एडवाइज़र और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर का कहना है कि इस हवाले से सदर ट्रंप मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। वाशिंगटन में एक थिंक टैंक ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन में बात करते हुए जैरेड कुशनर ने कहा है कि इसराइल जिस इक़दाम के लिए जोर दे रहा है, सदर ट्रंप उस पर फैसले के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो अब तक मुख्तलिफ हक़ाइक़ पर गौर कर रहे हैं और जब वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसकी इतला आपको खुद देंगे, मैं नहीं। साल 1995 के एक कानून के मुताबिक अमेरिका को इसराइल में अपना सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करना था, लेकिन अमेरिकी सदर को हर 6 महीने बाद सिक्योरिटी वजूह की बुनियाद पर यह फैसला मुलतवी करने की इजाज़त है। सदर ट्रंप को ये फैसला करना अभी बाकी है, जिससे या तो इसराइली नाराज होंगे या फलस्तीनी। इसराइली ओहदेदारान सदर ट्रंप को इसराइल के हक में फैसला करने पर जोर दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अमरीकी सदर इस खित्ते की ज़रूरियात को समझते हैं और यरूशलेम को इसराइल के दायमी दारुल हुकूमत के तौर पर तस्दीक करके जिसकी ख्वाहिश का ऐलान भी वो कर चुके हैं। इस फैसले को लागू करके वो एक अहम पैगाम देंगे। लेकिन फ़लस्तीन की ख्वाहिश है कि मशरक़ी यरूशलेम को उनकी मुस्तक़बिल की रियासत का दारुल हुकूमत बनाया जाए। सदर महमूद अब्बास का कहना है कि यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर फ़लस्तीनी और अरब कभी कबूल नहीं करेंगे। एक फ़लस्तीनी शहरी का कहना है कि अमरीकी सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करके आने वाले वक्त में बुरे नताइज सामने आएंगे। इसराइल और फ़लस्तीन के मसले में यरूशलेम एक अहम मौजू है और इसको इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने का मतलब है कि वो पूरी तरह से इसराइल के साथ हैं और फ़लस्तीन के साथ नहीं। खित्ते में कुछ अरसे अमन रहने के बाद पिछले हफ्ते तशद्दुद की लहर ने फिर जोर पकड़ा, जब एक फ़लस्तीनी ने एक इसराइली सिपाही को चाकू के वार से, जबकि एक इसराइली आबादकार ने एक फ़लस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया। लेकिन जैरेड कुशनर का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वस्त एशिया में अमन कायम करने में जरूर कामयाब हो जाएगी। और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकन ओहदेदारों का ख्याल है कि हो सकता है सदर ट्रंप अमेरिकन एम्बेसी को तल अबीब में ही रहने दें, लेकिन यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लें। साकिब जी, इस हसास मामले पर अमरीकी सदर का फैसला जल्द मुतवक्के है। सहर माजिद हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू सहर। और अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत से मुलाकात की। अगस्त में सदर ट्रंप की जनूबी एशिया के लिए पॉलिसी सामने आने के बाद जिम मैटिस वो दूसरे आला ओहदेदार हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इससे कबल अक्टूबर में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस वक्त आयशा तंजीम हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। आयशा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मजोशी भी है और दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए कुछ तवक्कुआत और कुछ मुतालबात भी हैं, तो क्या इस वक्त अपडेट्स हैं उनकी? जी साकिब, जिस गर्मजोशी का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो कुछ अरसे से ठंडी पड़ी हुई है क्योंकि दोनों के ताल्लुकात मुखासमाना नज़र आ रहे हैं। आज भी जब अमरीकी वज़ीर दिफा यहाँ आए तो उनका इस्तकबाल काफ़ी
سرد مہری سے کیا گیا آپ کہہ سکتے ہیں. ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں توقعات دونوں سائڈ سے یہ تھی کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکی وزیر دفاع امریکہ کی طرف سے ایک بڑے سخت پیغام لے کے آئیں گے اور پاکستان کو یہ کہیں گے کہ آپ خاص طور پر افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک جن کی امریکہ کے مطابق لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہے ان کے خلاف کچھ کریں. دوسری توقع یہ بھی کی جا رہی تھی کہ حافظ سعید لشکر طیبہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے لیڈر جن کو ریسنٹلی ایک پاکستانی کورٹ نے رہا کیا اس پہ امریکہ سے بڑے سخت بیان آئے تو شاید اس پر بات ہو. پاکستان کی طرف سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ امریکہ کا پیغام سخت ہوگا لیکن پاکستان کی طرف سے شاید پش بیک یہ ہونا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے افغانستان پر تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے لیکن آپ انڈیا کو افغانستان سے الگ رکھیں. اور میرے خیال میں جو ایک امریکی وزیر دفاع نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ جو ہے ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ہم وہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جن میں ہم مل کے کام کر سکیں, تو مے بی یہ وہ تھوڑا سا کنورجنس یا کامن گراؤنڈ ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے سرٹیفائی کرنا تھا پاکستان کو مالی امداد کے لیے تو اس میں لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک کا نام تھا, اس میں سے لشکر طیبہ کا نام ہٹا دیا گیا تھا. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو ہو سکتا ہے کنورجنس اس پہ ہو کہ پاکستان بیہائنڈ دا سینز افغانستان پہ زیادہ کوآپریشن آفر کرے اور امریکہ جو ہے وہ انڈیا پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے. That sounds like where there can be some convergence. تو اس میں افغانستان کی بات ہوئی تو کامن گراؤنڈز کی جب بات کریں تو پاکستان اور امریکہ تعلقات میں افغانستان میں کیا صورتحال چینج ہوگی پاکستان کے اس کردار میں کچھ؟ دیکھیں پاکستان جو امریکہ سے کہتا رہا ہے, جو ڈیمانڈ کرتا رہا ہے وہ یہ کہ ٹی ٹی پی جو پاکستانی طالبان ہے وہ افغان سائٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ پاکستان میں اٹیکس کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا اسی ہفتے پشاور میں ایگری یونیورسٹی میں اٹیک ہوا ایگری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں اور اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی. یہاں بھی جو کنورجنس یا کامن گراؤنڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ میسج آیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ ایکشن لینے کو تیار ہیں لیکن جواب میں آپ کو پاکستان میں موجود افغان طالبان کی لیڈرشپ کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جہاں امریکی وزیر دفاع جم میٹس موجود ہیں اور اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تھینک یو عائشہ. اور امریکی وزیر خارجہ جم میٹس کے دورے کے بارے میں ہم اپنے آج کے مہمان سے بھی بات کریں گے اب سے کچھ ہی دیر بعد. اس وقت آپ کو ایک اور خبر دیتے چلیں. گزشتہ سال امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے روس سے مبینہ تعلقات کی تحقیقات بدستور جاری ہیں. تجزیہ کار غور کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے سابق مشیر جنرل مائیکل فلن جن پر روسی اہلکاروں سے رابطوں کے بارے میں ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی, مزید کن حقائق سے پردہ اٹھائیں گے. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ روس کے ساتھ ان کی انتخابی مہم کا کوئی گٹھ جوڑ ثابت نہیں ہو پا رہا. تحقیقات کی قیادت فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ ملر کر رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں ایک ایف بی آئی ایجنٹ کو ٹرمپ مخالف پیغامات بھیجنے پر اپنی تحقیقاتی ٹیم سے الگ بھی کر دیا, جس کے رد عمل میں صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایف بی آئی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. جواباً ایف بی آئی نے بھی ٹویٹر پر اپنی ساکھ کا دفاع کیا. اور پاکستان کی سیاست میں جاری اتار چڑھاؤ سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان شہاب 2 نامی فوجی مشترکہ مشقیں جاری ہیں ریاض میں. تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں urdu.voa.com پر. پروگرام میں آگے چل کر آپ کو لے جائیں گے پاکستان کے پہلے روٹی بینک جہاں کھانے کے لیے جیب میں پیسے ہونے ضروری نہیں. لیکن اس وقت پیش ہے ورلڈ ویو جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم اور دلچسپ خبریں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے یمن میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالحکومت سنا کے قریب جھڑپوں سے ملک میں انسانی امداد کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں. علاقے میں حوثی باغیوں اور سابق صدر علی عبداللہ صالحی کی حمایتی فوج کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. آج سے شروع ہونے والی جنوبی کوریا اور امریکہ کی بڑے پیمانے کی 5 روزہ جنگی مشقوں میں سینکڑوں جنگی طیارے حصہ لے رہے ہیں. شمالی کوریا کے مطابق یہ مشقیں کوریائی خطے کو جنگ کے دہانے پر لے آئی ہیں. برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے برسلز میں اپنے آئرش ہم منصب کے ساتھ یورپی یونین سے علیحدگی کے حوالے سے مذاکرات کے آخری دور میں شرکت کر رہی ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ حتمی ڈیل پر آج اتفاق رائے ممکن ہے. برطانیہ پہلے ہی یورپی یونین کو $50 بلین کی ادائیگی سمیت کئی مطالبات پر رضامند ہو چکا ہے.
कीनिया के साहिली इलाके वतामू में कछुओं के रेस्क्यू की सालाना कोशिश का आगाज कर दिया गया है। ये कछुए दूरदराज साहिलों से इंडियन ओशन में शामिल होने वाले प्लास्टिक की आलूदगी में फंसकर कीनिया के साहिली इलाकों पर पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन इस वक्त नैरोबी में यूएन एनवायरनमेंट असेंबली का सबसे बड़ा मौजू है। पाकिस्तान पहुंचने से पहले अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान अफगान जंग का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि दुनिया के 39 मुल्क इसमें शामिल हैं तो मकासद के हुसूल के लिए तेज़ी से काम करना ज़रूरी है। जब दुनिया के 39 ममालिक और अफगानिस्तान एक तबाहकुन तवील जंग लड़ रहे हों तो मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। ये इक़्तिसादी तौर पर दुनिया की ताकतवर तरीन और सबसे पुरानी जमहूरी क़ुव्वतें हैं। ये इखलाकी, इक़्तिसादी, सफारती और यकीनन अस्करी एतबार से भी ताकतवर ममालिक हैं। लिहाजा मेरी राय में जनूबी एशिया में मुआशी तरक्की की खातिर इस्तेहकाम की बहाली के लिए हमारा मिलकर काम करना इंतहाई अहम है। तो अब तक पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को जो इशारे मिल रहे हैं उनसे क्या जाहिर होता है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया सेंटर के डायरेक्टर भरत गोपालस्वामी से। भरत, वेलकम टू व्यू 360. So Secretary Mattis indicated that there is a sense of urgency when you have 39 nations involved in one war in Afghanistan. Are you sensing the same urgency from Pakistan or not? I think the urgency vis-a-vis Pakistan is more about taking Pakistan's considerations and its concerns seriously. It's not about America. It is, at the end of the day, it is America's war. Pakistan is an ally on war on terror. So there is a seriousness about it. I'm not sure that there is an urgency about it. You don't sense an urgency in Pakistan right now, लेकिन आपका कहना यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान के मफादात का ताल्लुक है तो उस लिहाज से पाकिस्तान में एक अर्जेंसी पाई जाती है कि अमेरिका उनको कंसिडर भी करे। When it comes to Pakistan's concerns, one of the things we see right now is that Pakistan is constantly saying, one, that there are no terrorist safe havens in Pakistan, and number two, that they are in Afghanistan from where attacks are now being staged in Pakistan. Do you think that Washington can mediate upon this issue between Afghanistan and Pakistan? You see, they can only mediate as long as there is a consensus about what the problem is. And the problem, as far as Washington is concerned, Pakistan is a part of the problem. And whereas Pakistan is concerned, America is a big part of this problem. So there is a big problem on where there is a consensus. And if we had consensus about this problem, then you'll have the same amount of urgency. You'll also have you'll have shared concerns, and you'll also have a shared solution. So one side has an urgency issue, whereas the other side, I'm not saying that Pakistan does not take terrorism seriously, nor is concerned about the urgency of where this is heading, but they're all overall concerned about what the scale and scope of the problem is. So अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस मामले पे इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है कि मसला क्या है, कहाँ है और उसकी शिद्दत क्या है। तो वाशिंगटन का जहाँ तक इस मामले में किरदार है कि वो जो पाकिस्तान के इल्ज़ामात हैं कि अफगानिस्तान में TTP के अहलकार मौजूद हैं जो वहाँ से अब हमले कर रहे हैं, तो उस मामले पे वाशिंगटन सिर्फ तभी कोई अहम किरदार अदा कर सकता है जब तीनों पार्टीज़ का इस हवाले से इत्तेफाक हो कि मसला क्या है और कहाँ से हो रहा है। Now looking at some recent developments in Pakistan, we saw that Hafiz Saeed, who has been declared a terrorist by US, UN and India, he is not only free in Pakistan, but he has said that he is going to participate in general elections next year. The other big development we saw was the sit-in that was held by an extreme right-wing party, which was only ended after an agreement was done on their terms. So when you see these two major incidents happening in Pakistan, how does this affect Washington's confidence in Pakistan's resolve to fight terrorism and extremism? Obviously, when something like this happens, you don't take Pakistan's words seriously about whether it has safe havens or not, or on the other hand, whether you're taking terrorism seriously. Tomorrow, can you imagine a situation where an American senator will be sitting on face-to-face and negotiating with somebody like Hafiz Saeed if his political party is mainstream? Or for that matter, an Indian politician will have to sit and talk with Hafiz Saeed. When you're seeing a trajectory like this, it makes everybody on the other side nervous. And also, it's not a very reassuring situation. तो पाकिस्तान में जो हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई, एक तो हाफिज सईद ने जो ऐलान किया कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और दूसरा जो इस्लामाबाद में धरना जिस एग्रीमेंट के तहत ख़त्म हुआ, उससे वाशिंगटन में मज़ीद ये सवाल उठेंगे कि पाकिस्तान का जो अज़्म है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो किस कदर संजीदा है, और साथ में ये सवाल भी पैदा होंगे कि कल को किन शख्सियात के साथ आलमी बरादरी को निगोशिएट करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से मज़ीद पाकिस्तान की संजीदगी पे सवाल ही पैदा होंगे।
Now, Mattis recently had said that Washington is willing to work with Pakistan one more time. But CIA's director, Mike Pompeo, said that if they don't see any change from Pakistan, that the US is ready to then take control of things, do it by itself. Does that indicate anything about the CIA drone program, which is very unpopular in Pakistan? I think there's a bigger issue there. The bigger issue is not about the drone programs. The drone programs will continue to go on. I have no doubt in my mind about how these drone programs will go on. But the bigger issue is you can sense the mood inside the US administration. And you can also sense the Mattis is one of the persons who still has confidence in Pakistan. You see the other cabinet officials slowly drifting away from that confidence. So, भारत कहते हैं कि ड्रोन प्रोग्राम ही सिर्फ मसला नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा ये ज़ाहिर होता है कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के बारे में सोचा क्या जा रहा है. मैटिस, सेक्रेटरी मैटिस, फ़िलहाल उनका एतमाद है पाकिस्तान में, उनका भरोसा है पाकिस्तान में, लेकिन दीगर जो आला ओहदेदार हैं उनकी तरफ से अब एक जो संजीदगी है मूड में, वो इससे मज़ीद वाज़ेह होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द US फायर पावर इन अफगानिस्तान हैज़ इंक्रीज्ड. And General Nicholson said that 3 times more airstrikes have happened in the recent past than compared to few months ago. Is US firepower in Afghanistan not enough to bring the Taliban to the negotiation table? Well, it hasn't worked yet. But now they've increased it. That's what they're saying, that now they have many more options. The rules have been relaxed for them to actually go after elements in Afghanistan. I think you'll see a sustained and increased amount of violence. And, you know, Taliban's strategy has always been asymmetry, that of asymmetry. And you'll have to see what those consequences of increase in firepower is. And I think, you know, I think it's going to produce results. But I don't, you know, we should manage our expectations vis-a-vis what it's. And it may not, the firepower alone may not bring Taliban to the negotiation table. Yeah, that's my unwritten, unsaid saying. So भारत कहते हैं कि अगरचे अमेरिका इस वक्त ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान में, उसकी फायर पावर बड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ तक बिलाएगी. माजी में नहीं ला सकी तो अब भी जो तवक्कुआत हैं उनको हकीकत पर मबनी होना चाहिए. Thank you very much, Bharat Gopalaswamy. As always, we really appreciate your time and your insight. Pleasure. Thank you. और पिछले कुछ अरसे से 10 से 15 सालों के दौरान अमेरिका की कई कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग की मुलाजमतें चीन मुंतकिल कर दी, जिससे यहाँ छोटे शहरों की मईशत को सख्त नुकसान पहुँचा. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब चीन की कुछ कंपनियाँ यहाँ सरमायाकारी कर रही हैं. चलते हैं अमेरिकी रियासत आर्कनसा के एक छोटे से कस्बे में और देखते हैं कि वहाँ चीनी फैक्ट्री खुलने से अमेरिकियों को अपना मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है. फॉरेस्ट सिटी दरियाई मिसिसिपी के किनारे एक छोटा सा कस्बा है. यहाँ चीन की बड़ी टेक्सटाइल कंपनी शेडंग रोय एक ऐसी फैक्ट्री में धागा बनाने के काम पर सरमायाकारी कर रही है जहाँ पहले जापानी टीवी बनाए जाते थे. मेयर लैरी ब्रायन कहते हैं कि कंपनी ने मकामी कम्युनिटी कॉलेज के साथ ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है. मेरे ख्याल में सब खुश हैं और इंतजार में हैं. अगर वो कल लोगों से दरख्वास्तें तलब करें तो हजारों की तादाद में लोग आएंगे. रोई कंपनी का प्रोजेक्ट आर्कनसा की कपास की सालाना 2 लाख गांठें इस्तेमाल करेगा और ये आर्कनसा की तकरीबन कुल सालाना रुई की पैदावार के बराबर है, जिसकी वजह से आर्कनसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक प्रेस्टन कपास की काश में इजाफे की तवक्का कर रहे हैं. तो इससे तब्दीली आएगी, लोग कमाएंगे, वो भी जो उनके साथ काम करेंगे और वो भी जो उनके दरमियान में होंगे, मसलन किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्टर्स और सामान को फैक्ट्री तक ले जाने और लाने वाले. तो इससे जुड़े लोगों के लिए फवायद लामहदूद हैं. अमेरिका में कुछ चीनी सरमायाकारों को लेबर यूनियंस की जानिब से काम के माहौल में फ़र्क की वजह से मुश्किलात का सामना है. आर्कनसा के गवर्नर एसा हचिनसन अपनी रियासत में तकरीबन $2 अरब की चीनी सरमायाकारी लाए हैं. वो कहते हैं कि कल्चर के फर्क पर हमें काम करना होगा. हम चीनी ताजिरों और काम करने वालों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हो सकता है कि उनमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी हों जो हम अपने यहाँ भी अपना सकें. चीन के ताजिरों को यहाँ कुछ अच्छे तर्ज अमल देखने को मिलेंगे जिन्हें शायद वो अपनाना चाहेंगे. ऐसे तबादले दोनों जानिब के लिए अच्छे होते हैं. डेल्टा क्यू बारबेक्यू के मालिक पियर एवंस कहते हैं कि चीनी मालकान का फॉरेस्ट सिटी में पुरतपाक खैर मकदम होगा. ये न सिर्फ मेरे बिजनेस बल्कि यहाँ के तमाम बिजनेसेस के लिए सूदमंद है. ये तमाम सरमाया और पैसा इसी छोटी सी कम्युनिटी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. चीनी कंपनी का 800 नई नौकरियां पैदा करने का वादा और $15 फी घंटा मुआवजा यहाँ के रहनुमाओं के लिए खुसूसन हौसला अफजा है, क्योंकि कई दहाइयों से इक्तिसादी तौर पर कमजोर इस कस्बे के लिए ये तकरीबन दोगुना मुआवजा है. पिंग यांग के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA.
अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। बैंक का नाम सुनते ही जहन में ख्याल आता है रकम का और लेन देन का, लेकिन कराची में अब एक ऐसा बैंक भी काम कर रहा है जहां खाते नहीं खोले जाते बल्कि गरीबों का पेट भरा जाता है। तो इस हफ्ते के मेड इन पाकिस्तान में चलते हैं पाकिस्तान के पहले रोटी बैंक। अब्दुल रशीद रोजाना दोपहर होते ही एक ऐसे बैंक में जाता है जहां उसे रकम की लेन देन नहीं करनी पड़ती, बल्कि यहां से अगर उसे कुछ मिलता है तो वो है खाना। ये है कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर पाकिस्तान का पहला रोटी बैंक। गरीब है, हमें इतनी तनख्वाह नहीं मिली जाती है कि हम खाना खाने के लिए होटल में जाए। सब जगह से बेहतरीन खाना हमें यहाँ मिल रहा है, हमें सुकून मिलता है खाने से, हमें कोई तकलीफ नहीं होती खाने से। रिफाही तंजीम सैलानी ट्रस्ट की जानिब से कायम किए गए इस रोटी बैंक में ज़रूरतमंदों को बाइज्जत तरीके से मयारी खाना फराहम किया जाता है और बदले में रोटी बैंक को अगर कुछ मिलता है तो वो है गरीबों की दुआएं। मैं इस वजह से खाना ले जाती हूँ, मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मैं घरों का काम करती हूँ जिसमें मुझे इतने पैसे नहीं मिलते। अल्लाह का शुक्र है, सैलानी वालों का बहुत एहसान है कि मुझे शर्मिंदगी नहीं होती। यहाँ से खाना ले जाती हूँ, शर्मिंदगी में आती हूँ, अपना कार्ड दिखाती हूँ और ले जाती हूँ राशन। मेरी कम आमदनी है, बच्चे 6 हैं, एक बेटा कमाने वाला कोई नहीं, घर नहीं है, घर किराए पे है। बस इस वजह खाना अच्छा मिल जाता है, पेट भर के मिल जाता है, दोनों टाइम का खाना मिलता है। यहाँ काम करने वाले रियाज महमूद कहते हैं कि रोटी बैंक का ज़्यादा इन्हिसार सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के किचन पर है, लेकिन लोग घरों का बचा हुआ खाना या किसी तकरीब का इजाफी पकवान भी इस बैंक में जमा करा सकते हैं। पीर के दिन चिकन कढ़ाई होती है, मंगल को आलू कीमा होता है, बुध को हम दाल फ्राई भी रखते हैं, बिरयानी भी होती है। 700-800 अफराद का खाना रोज़ाना डेली, 405 तकरीबन 400-450 अफराद दोपहर में सुबह के टाइम पे खाना लेके जाते हैं। यहाँ से खाना लेने का तरीका भी इंतहाई सादा है। जो लोग हमारे यहाँ से खाने के लिए आते हैं, हम उनसे पहले बच्चों के बारे में, उनके बारे में मालूमात करते हैं। कार्ड की सूरत में हम उन्हें जितने अफराद होते हैं, मसलन 10 अफराद एक घर में रहते हैं, तो उन 10 अफराद का खाना उनको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। गरीबों की भूख खत्म करने वाली रोटी बैंक में रोजाना 15 घंटे तक खाने का लेन देन होता है और एक दिन में 2 बार यहाँ से खाना लिया जा सकता है, कुछ इस तरह कि पेट भी भर जाए, सफेद पोशी का भरम भी रहे। आज के लिए बस इतना ही। व्यू 360 के बारे में अपने फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA Urdu के पेज पर। सारा जमान और साकिब अल इस्लाम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।